हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 वसंत भाग 1 का पाठ 14 लोकगीत पढ़ेंगे। लोकगीत एक निबंध है। लोकगीत क्या होता है? लोकगीत हर गांव का, हर शहर का अलग अलग होता है। ये गीत जनता के द्वारा ही लिखे जाते हैं और उनके द्वारा ही गाए जाते हैं। जैसे गुजरात में गरबा के गीत, मथुरा वृंदावन आदि में रसिया के गीत आदि। ये गीत जो है त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। यह पाठ भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित है। इस पाठ में उन्होंने जगह जगह के लोकगीतों का वर्णन किया है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 14 लोकगीत। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत जो होते हैं उनकी लोच, ताजगी और जो लोकप्रियता होती है वो शास्त्रीय संगीत से अलग होती है। लोकगीत सीधे जनता के गीत हैं, घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। ये जो गीत हैं ये जनता के ही गीत हैं। ये घर, गांव और नगर की जनता के ही गीत हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के ही लोग होते हैं। ये गीत जो है इसके लिए किसी भी साधना की जरूरत नहीं होती और ये गीत जो है विशेष अवसर और त्योहारों पर गाए जाते हैं। इन गीतों को रचने वाले अर्थात बनाने वाले भी ज्यादातर गांव के ही लोग होते हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। इन गीतों को गाने के लिए कोई स्पेशल जो है बाजे अर्थात म्यूजिक आदि की आवश्यकता नहीं होती। ये साधारण ढोलक, झांझ, करताल अर्थात ताली और बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय ऐसा था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको जो है नीचा समझा जाता था। अभी हाल तक ही अर्थात अभी कुछ समय पहले तक ही इसकी बहुत अधिक उपेक्षा की जाती थी। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फ्री है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो चुके हैं। पहले जो इन्हें बेकार समझा जाता था, लेकिन आज जो है लोगों की नजरों में परिवर्तन आया है और उन्होंने साहित्य तथा कला के क्षेत्र में परिवर्तन करके इन लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह को प्रकाशित भी किया है। लोकगीत कई प्रकार के हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह है इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंडखांड, ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता रहा। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंडखांड, ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि जो है यह यहाँ पे जो है जीवन नियमों के अंदर बंधा हुआ नहीं है। यहाँ बिना किसी बंधन के लोग जीवन जीते हैं। यहाँ गीत और नाच अधिकतर बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं और उसमें नाचते भी हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती है। यहाँ जो है 20-30 आदमियों या औरतों के दल जो है ग्रुप एक साथ मिलकर के आपस में जवाब देकर गाते हैं या साथ में गाते हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। जो पहाड़ी जगह है वहां पे उनके अलग गीत है। जैसे गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि जगह पे गीत जो है उनके गीत और उनके गाने की विधियां अलग है, तो इसलिए वहां के गीतों का नाम पहाड़ी पड़ गया। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इसमें। वास्तव में लोकगीत देश के गांवों और देहात जगह में है। इनका संबंध जो लोकगीत का संबंध देहात की जनता से ही है। इन गीतों में बहुत जान होती है। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी
और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। चैता, कजरी, बारामासा, सावन, ये जो लोकगीत हैं ये मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इस प्रकार के गीत हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। ये जो है सब अलग अलग जगह के गीत हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। ये जो देहाती गीत है, इनके जो रचने वाले हैं वे कोरी कल्पना को इतना मान नहीं देते और वो अपने गीतों को जो है रोज के जो रोजमर्रा के विषय हैं उनसे लेते हैं, जिससे वे सीधे ही हृदय को छू जाते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावक, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। कहरवा, बिरवा और धोबिया ये जो है देहात में ही ज्यादातर गाए जाते हैं और इनको सुनने के लिए भीड़ आकर्षित होती है। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। ये जो गीत हैं लोकगीत गांव के इलाकों में ही गाए जाते हैं और इसलिए जो है ये अत्यंत ही आनंद देने वाले होते हैं और इसका राग भी अत्यंत ही आकर्षक होता है तथा भाषा भी समझे जाने वाली होती है, जिसे कि आसानी से समझ ले। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रिय और प्रियाओं की बात रहती है, परदेसी प्रेमी की और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से वहाँ जो है 30-40 साल से विदेशिया के गीत जो है प्रचलित है। उन्हें जो है वहाँ लोग देहातों में गाते फिरते हैं। वहाँ विशेषकर अर्थात बिहार के विदेशियों में और दूसरे गाने ज्यादा लोकप्रिय नहीं है और इन गीतों में रसिक प्रिय और प्रियाओं की बात होती है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। जंगल की जो जाति है वहाँ पे दल गीत गाए जाते हैं जो विरह आदि में गाए जाते हैं। इसमें जो है एक और पुरुष और दूसरी ओर स्त्रियां एक दूसरे के गीतों के जवाब के रूप में गाते हैं, लेकिन कुछ समय से इस प्रकार के दलीय गीत का ह्रास हुआ है अर्थात कमी हुई है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आह्ला के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आह्ला उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरस्ती भी अधिकतर वही है। हमारे देश में जो है ज्यादा संख्या स्त्रियों के गीतों की है। ये गीत जो है स्त्रियों के द्वारा ही ज्यादा गाए जाते हैं और इन्हें सिरस्ती भी वही है। वैसे मर्द रचने वाले या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से ही है। वैसे जो है आदमियों के भी रचने वाले और गाने वालों की कमी नहीं है, फिर भी इन गीतों का विशेष संबंध स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों की अपने गीत
मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही है। अब इस दृष्टि से देखें तो भारत जो है दूसरे देशों से अत्यंत भिन्न है, क्योंकि संसार में अन्य देशों में स्त्री और पुरुषों के गीत अलग अलग नहीं है, वहाँ जो है सबके मिले जुले ही गीत है। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए रहा के, विवाह के, मटकोड़, ज्योनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही है। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। इसमें जो है एक विशेष बात यह है कि जो स्त्रियों के गाने हैं वो ज्यादातर अकेले नहीं गाए जाते, उसमें जो है वे दल बनाकर ही गाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और विशेष अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। उसमें जो है अनेक कंठ अर्थात अनेक स्त्रियों के गले से एक साथ आवाज निकलती है, यद्यपि अधिकतर में मेल नहीं होता, उनके जो है गानों में लय में जो है मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और विशेष शुभ अवसरों पर वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। वैसे तो स्त्रियां जो है सभी ऋतुओं में दल बनाकर गाती हैं, परंतु होली और बरसात की कजरी आदि के जो गीत हैं वो सुनते ही बनते हैं। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। पूरब में जो है ज्यादातर मैथिली, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, किंतु देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति अर्थात वहाँ की जो है लोकगीत गाने वाले अलग अलग ही महान पुरुष है। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं, अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायक गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं और बाजे का काम करती हैं। स्त्रियां जो है ढोलक की मदद से गाती है और उनमें जो है गाने के साथ साथ नाच का भी पुट होता था, नाच भी मिक्स होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन है गरबा, जिसमें जो है स्त्रियां घेरा बनाकर घूम घूम कर गाती है और लड़कियां भी बजाती रहती है और बाजे का काम होता है। इसमें नाच गान आदि साथ चलते हैं, इसमें नाचना और गाना साथ में चलते हैं। वस्तुतः ये नाच ही है, सभी प्रांतों में ये लोकप्रिय हो चला है। यह जो है वास्तव में एक प्रकार का नृत्य ही है और ये आज सभी प्रांतों में लोकप्रिय हो गया है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर से। जैसे गुजरात में गरबा है, वैसे ही जो है ब्रज में रसिया चलता है। इसमें भी लोग दल के दल मिलकर गाते हैं और इसमें ज्यादातर स्त्रियां ही होती हैं। गाँव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन यहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्याम जीवन के ही वहाँ अनंत संख्य गाने प्रतीक है। गाँव में जो है गीतों के वास्तव में अनेक प्रकार हैं। यहाँ जो जीवन है इठला इठला कर अर्थात इतरा इतरा कर लहराता है, तो भला वहाँ आनंद के जो स्रोत है उनके सोर्स की कोई कमी नहीं हो सकती। अनंत संख्यक गाने वहाँ के जो है जीवन के प्रतीक है। तो इस प्रकार इस पाठ में भगवत शरण उपाध्याय जी ने भारत के अनेक राज्यों के लोकगीतों का वर्णन किया है। अब इस पाठ के प्रश्न अभ्यास। निबंध से प्रश्न है। प्रश्न 1, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में लिखो। उत्तर, इस निबंध में लोकगीतों के निम्नलिखित पक्षों की चर्चा की गई है। लोकगीतों का इतिहास, लोकगीत और शास्त्रीय संगीत, लोकगीतों का हमारे देश में महत्व,
लोकगीतों की भाषा, लोकगीतों के प्रकार, गायन शैली और राग, सहायक वाद्य यंत्र, गायक समूह अर्थात गाने वाली जातियां, लोकगीतों के साथ चलने वाले नृत्य, लोकगीतों में महिलाओं का योगदान, लोकगीतों की लोकप्रियता, बिना किसी बाजे की मदद के भी गाया जाना, लोकगीतों का विभिन्न अवसरों में प्रयोग। प्रश्न 2, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? उत्तर, हमारे यहाँ स्त्रियों के निम्नलिखित खास गीत हैं। विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, बच्चों के जन्म पर गाए जाने वाले गीत, त्योहारों और पूजा पाठ के लिए गाए जाने वाले गीत, समूहों में रसिक प्रियों और प्रियाओं को छेड़ने वाले गीत, सावन पर गाए जाने वाले गीत, नदियों पर, खेतों पर गाए जाने वाले गीत, सगे संबंधियों से प्रेम युक्त छेड़छाड़ वाले गीत। बिहार का सोहर भी स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। प्रश्न 3, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हैं तो तुम लोकगीत की कौन कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? उत्तर, लोकगीत आम जनता के प्रिय गीत होते हैं। लोकगीत की भाषा आम बोलचाल की भाषा होती है। इन गीतों में हमारी संस्कृति, सभ्यता और संस्कार झलकते हैं। ये गीत गांव के लोगों द्वारा ही लिखे जाते हैं, इसलिए इनके शब्द और भाव दोनों ही वहां के जनजीवन से संबंधित होते हैं। लोकगीतों को विशेषतः समूह में मिलकर गाया जाता है। इन गीतों को साधारण ढोलक, मंजीरा, मुरली, झांझ, करताल के साथ अलग अलग ताल और सुर में गाया जा सकता है। इनको गाने के लिए संगीत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं होता। ये गीत त्योहारों तथा विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। लोकगीतों से भी सभी को आनंद प्राप्त होता है। प्रश्न 4, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। उत्तर, इस वाक्य का अर्थ है कि जिस तरह मिथिला क्षेत्र में मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत लोकप्रिय हैं, उसी प्रकार हर जगह कोई न कोई प्रसिद्ध लोकगीत रचनाकार पैदा हुआ है, जिनके गीत उस इलाके में प्रचलित है। वे सभी रचनाकार भी अपने अपने क्षेत्र के विद्यापति हैं, अर्थात वे सब अपने क्षेत्र के महान और प्रसिद्ध कवि हैं। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न। प्रश्न 1, क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांव या कबीलों में ही गाए जाते हैं? शहर के कौन से लोकगीत हो सकते हैं, इस पर विचार करके लिखो। लोकगीत और नृत्य अधिकतर गांव में ही हुआ करते हैं और ये गांव और कबीलों में बहुत लोकप्रिय होते हैं। लोकगीत और नृत्य शहरों में भी होते हैं, परंतु शहरों में इनको बहुत कम देखा जाता है। गांवों से ही लोग शहरों में बसने आते हैं और वो अपनी संस्कृति और लोकगीतों को अपने साथ लेकर चलते हैं। इसलिए शहरों में गाए जाने वाले गीत भी किसी न किसी रूप में गांव से ही जुड़े हुए हैं। शहरों में त्योहारों, विवाह, जन्म आदि रस्मों के समय लोकगीत गाए जाते हैं। प्रश्न 2, जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्यम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक है। क्या तुम इस बात से सहमत हो? विदेशिया नामक लोकगीत से कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है और वे कौन लोग हो सकते हैं जो इसे गाते सुनते हैं? इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके कक्षा में सबको बताओ। उत्तर, हाँ, लोकगीत से आनंद प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में लोकगीतों का महत्व सर्वोपरि होता है, क्योंकि वो उनका ही जीवन होता है। वे अपने हर कार्य के दौरान लोकगीत गाते हैं। विदेशिया नामक लोकगीत से सहज ही आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इसमें रसिक प्रेमी प्रेमिकाओं और परदेसी प्रिय की बात रहती है। यह गीत सीधे हृदय को छूते हैं और सुनने वालों को विशेष आनंद की अनुभूति प्रदान करते हैं। भाषा की बात। प्रश्न 1, लोक शब्द में कुछ जोड़कर कितने शब्द तुम्हें सूझे, उनकी सूची बनाओ। इन शब्दों को ध्यान से देखो और समझो कि इनमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों से वाक्य भी बनाओ, जैसे लोक कला। लोक संस्कृति। भारत में लोक संस्कृति आज भी जीवित है। लोकहित। सभी नेताओं को लोकहित को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। लोकमत। सरकार को लोकमत के अनुसार कार्य करना चाहिए। लोकतंत्र। भारत विश्व में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। लोकगीत। आज लोकगीत केवल गांव तक ही सीमित रह गया है। लोक नृत्य। लोक नृत्य ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है।
लोकप्रिय। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे लोकप्रिय नेता थे। लोकोक्ति। यह लोकोक्ति तुमने सुनी होगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लोकनीति। लोकनीति यदि सही है तो देश का विकास अवश्य होगा। लोकमंच। लोकमंच में जनता की परेशानियों को दूर किया जा सकता है। प्रश्न 2। 12 मासा गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। अगले पृष्ठ पर विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इनका क्या अर्थ है और वह अर्थ क्यों है। इस सूची में तुम अपने मन से सोचकर भी कुछ शब्द जोड़ सकते हो। इकतारा, तिराया, सरपंच, दोपहर, चारपाई, छमाई, सप्तऋषि, नवरात्र, अठन्नी, चौराहा। उत्तर इकतारा। यह एक वाद्य यंत्र है। इसमें एक तार होता है, इसलिए इसे एक तारा कहते हैं। तिराया। जहाँ 3 रास्ते आपस में मिलते हों उस स्थान को तिराया कहते हैं। सरपंच। पंचों में जो मुख्य होता है उसे सरपंच कहते हैं। दोपहर। दिन का दूसरा पहर दोपहर कहलाता है। चारपाई। 4 पैर होने के कारण खाट को चारपाई कहते हैं। छमाई। 6 माह का समय छमाई कहलाता है। सप्तऋषि। 7 ऋषियों का समूह सप्तऋषि कहलाता है। नवरात्र। 9 रात्रियों के समूह को नवरात्र कहते हैं। अठन्नी। 8 आने के सिक्के को अठन्नी कहते हैं। चौराहा। जहाँ 4 रास्ते आपस में मिलते हैं उसे चौराहा कहते हैं। ऐसे ही कुछ अन्य शब्द हैं। इकन्नी, दुअन्नी, चवन्नी, त्रिवेणी, त्रिभुवन, चतुर्भुज, दर्शानन, शताब्दी आदि। प्रश्न 3। को में से आदि वाक्य में संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं। झांसी की रानी पाठ में तुमने का के बारे में जाना। नीचे मंजरी जोशी की भारतीय संगीत की परंपरा से भारत के एक लोकवाद्य का वर्णन दिया गया है। इसे पढ़ो और रिक्त स्थानों में उचित शब्दों का प्रयोग लिखो। तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। यह दिखने में अंग्रेजी एस या सी के अक्षर की तरह की होती है। भारत के विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे का बना हुआ यह वाद्य यंत्र अलग अलग नामों से जाना जाता है। धातु की नली को घुमाकर एस का आकार इस तरह दिया जाता है कि उसका एक सिर सकरा रहे और दूसरा सिर घंटी नुमा चौड़ा रहे। फूंक मारने को एक छोटी नली अलग से जोड़ी जाती है। राजस्थान में इसे बरगे कहते हैं। उत्तर प्रदेश में यह तुरी, मध्य प्रदेश और गुजरात में रणसिंगा और हिमाचल प्रदेश में नरसिंगा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान और गुजरात में इसे काकर सिंगे भी कहते हैं। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। इस पाठ के नोट आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।